नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य और पल्लव से, दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण वंश हैं। जिसमें कल्याणी के चालुक्य में केवल एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है विक्रमादित्य खश, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यदि पढ़ेंगे हम लोग सभी, लेकिन हम जब पढ़ेंगे देखेंगे वो वहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। और पल्लव वंश तो बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, खासकर जब हम लोग इसका जो कल्चर वाला पोर्सन रहेगा वो तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य का जो राजकीय चिन्ह था, राजकीय जो प्रतीक था, वो वराह था। कल्याणी के चालुक्य में अगर हम लोग देखें तो कल्याणी के चालुक्य में तैलब्धति, सोमेश्वर फर्स्ट, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य खस्ट, सोमेश्वर थर्ड, और सोमेश्वर फोर्थ। जिनमें अगर हम लोग देखें तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये और तीन शासक जो है, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य कष्ट, आपका सोमेश्वर थर्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपनी एनर्जी का 50% यहाँ लगाइए, 30% में ये और ये, कुल मिला के बाकी दोनों पोर्शन पर ये दोनों इम्पोर्टेंट है। देखो पढ़ेंगे सबको, लेकिन कम से कम उनको पता होना चाहिए। अगर हम लोग क्रम कभी इस वंश का नहीं पूछा था, क्योंकि आप पूछ सकते हैं 1, 2, 3, 4 से आप लोग गेस कर सकते हैं। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तैलब्धति, इसके बारे में सबसे पहली बात है, इस वंश का संस्थापक तैलब्धति। उसमें देखिए एक ग्रंथ है मेरुतंड, मेरुतुंड की रचना है प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंड की एक रचना है प्रबंध चिंतामणि। इसी में वर्णन है कि तैलब्धति था, देखिए तैलब्धति है, इसको जो है परमार शासक, हम लोग पढ़ चुके हैं, परमार शासक वाक्पति मुंज ने 6 बार हराया था, याद होगा आपको। तो परमार शासक वाक्पति मुंज के द्वारा तैलब्धति को लगातार 6 बार हराया गया। यद्यप तैलब्धति के धैर्य की बात है कि लगातार 6 बार हारने के बाद उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने इसके ऊपर 7वीं बार हमला किया। मैंने आपको बताया था वहां पर कि उसने जो है अपने सेनापति के न कहने पर गोदावरी नदी को क्रॉस किया। जैसे क्रॉस करके मुंज इस पार आया, तैलब्धति और कलचुरी वंश की जो संयुक्त सेना थी, इनके सहयोग से इसको जो है पराजित कर दिया गया। किसको भाई? वाक्पति मुंज को। और उस युद्ध में वाक्पति मुंज की हार भी होती है, मृत्यु भी होती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो पूछ सकता है कौन चालुक्य नरेश था जो कि परमार वंश से लगातार 6 बार हारा था। उसका नाम था आपका तैलब्धति। चूंकि लगातार परमार वंश से हारा था, तो जो सोमेश्वर प्रथम आएगा उसका एक ही उद्देश्य था, परमार वंश को नष्ट करना। इसलिए जब सोमेश्वर गद्दी में बैठेगा, जो कि आपका तैलब्धति का पुत्र सोमेश्वर जब गद्दी में बैठेगा, इसके द्वारा जो है, सोमेश्वर के द्वारा आपका परमाणु की राजधानी धारा पर जिस समय भोज शासन कर रहा होता है, हमला किया जाता है और उसको हराया जाता है। और यहाँ तक कि धारा में आग लगाकर पूरे धारा को जलाने का प्रयास भी किया जाता है। एक तरह से कहीं उसका बदला था कि मेरे पिताजी मेरे वंश से लगातार 6 बार हारे, तो हम इनको पराजित करें, इनको जो है हम लोग उस अपमान का बदला लें। तो हमारा अगला पर्सनालिटी देखिए आता है सोमेश्वर प्रथम।
सोमेश्वर प्रथम। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल इस पर बनता है। सबसे पहले सोमेश्वर फर्स्ट की उपाधि पर हम लोग देखें। अगर हम लोग इसकी उपाधि देखें, इसकी उपाधि थी आहोमल। ये आहोमल इसकी उपाधि है सोमेश्वर फर्स्ट की। दूसरा देखिए भाई, इसने जो है मान्यखेत से कल्याणी राजधानी बनाई। यानी कि सोमेश्वर फर्स्ट ने मान्यखेत से कहाँ राजधानी बनाई? कल्याणी राजधानी बनाई। क्योंकि ये जो कल्याणी के चालुक्य यही पे पहले राष्ट्रकूट थे। कर्क तृतीय को तैलभ द्वितीय ने नष्ट करके खत्म करके चालुक्य वंश की नींव डाली थी। जो कर्क जो आपका द्वितीय था वो जो आपका राष्ट्रकूट वंश का था। तो उनकी राजधानी मानखेड़ थी। मानखेड़ से क्या बनाई इन्होंने? देखिए जैसे जो मानखेड़ राजधानी को पता होगा अम्रवर्ष ने बनाई थी। शुरुआती राजधानी इनकी मयूर खिंडी थी। इस तरह से अगर हम लोग देखिए राजधानी बनाई। सोमेश्वर के बारे में और देखिए, इसने परमार शासक भोज को पराजित कर धारा नगरी को लूटा एवं अग्नि से जलाया। ये भी देखिए भाई, आग लगा दी इसने जो है धारा नगरी पर। पूछा जाता है तो कौन चालुक्य शासक था जिसने जो है परमाणु राजधानी धारा को लूटा और उसको आग लगा दिया, जला दिया? कौन था भाई? सोमेश्वर फर्स्ट। सोमेश्वर फर्स्ट की महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और ये लगातार चोलों के विरुद्ध हार रहा था। एक कोप्पम का युद्ध हुआ, उसमें हारा। कुड़ल संगम में हम लोग चोल पढ़ेंगे, देखिए सब नाम आएंगे। कुड़ल संगम का युद्ध, दोनों युद्धों में चोल से पराजित हुआ। तो चोल से दो महत्वपूर्ण युद्ध में तो हारा और कई छोटे झड़पों में भी हारा। इससे अपमानित होकर ये चोलों को मैं नहीं हरा पा रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले बहुत महत्वपूर्ण चोल शक्तियां थे। मतलब चोल वंश पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। इससे अपमानित होकर, यानी चोलों को पराजित न कर पाने की वजह से इसने अपमानित होकर तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। पूछ सकता है भाई, वो कौन सा शासक था जो कि चोलों से लगातार पराजय के बाद अपमानित होकर आत्महत्या कर लेता है? तो कौन था भाई आपका? सोमेश्वर। कहाँ पर आत्महत्या कर लिया था? तुंगभद्रा। तो ये जो चोल और चालुक्य के बीच जो मेन संघर्ष था, देखिएगा भाई, चोल और चालुक्यों के बीच, ये रायचूर दोआब को लेकर था। ये कृष्णा नदी है और ये तुंग और ये भद्रा ये नदी है। इसके बीच का ये जो दोआब था, ये जो उपजाऊ क्षेत्र है, इसी को लेकर आगे चलकर विजयनगर में समय में हम लोग देखेंगे विजयनगर अब बहमनी लड़ेंगे। और इसके पहले यहाँ पर चालुक्य और चोलों के बीच जो संघर्ष था वो इसी रायचूर दोआब को लेकर था। अब देखिए सोमेश्वर फर्स्ट के बाद अगला शासक आएगा सोमेश्वर सेकेंड। एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए भाई, त्रिभुवन एक मल्ल उपाधि, एकदम इम्पोर्टेंट नहीं, कोई मतलब नहीं। अब देखिए अगला जो शासक आ रहा है विक्रमादित्य कष्टम। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए शासक है विक्रमादित्य कष्ट। तो पहली बात देखिए इसके बारे में, ये सोमेश्वर प्रथम का पुत्र था। इसकी हम लोग उपाधि देखें, देखिए तो
परमर्दी देव परांतक कलि विक्रम परि माडी राय, ये सब इसकी उपाधियां थी। परमर्दी देव परांतक परमाडी राय कलि विक्रम, ये सब इसकी देखिए उपाधियां हैं। कहीं पहले परमर्दी देव किसकी उपाधि है? आज के बाद विक्रमादित्य खष्ट की। परांतक किसकी उपाधि है? परमर्दी देव चंदेल शासक भी था, वे परांतक एक चोल शासक रहेंगे। तो इस तरह हम लोग उपाधि कभी अगर पूछा जाए विक्रमादित्य खष्ट की थी। तो विक्रमादित्य देखिए खष्ट है, इनके द्वारा विक्रम चालुक्य संवत 1078 में इनके द्वारा विक्रम चालुक्य संवत की शुरुआत की जाएगी। भाई विक्रम चालुक्य संवत की शुरुआत इनके द्वारा की जाती है 1078 में, 1076 में विक्रम चालुक्य संवत की शुरुआत की जाती है। और देखते हैं इनके दरबार में दो व्यक्ति थे, उनको संरक्षण प्राप्त था। एक तो है बिल्हड़, दूसरा है विज्ञानेश्वर। आजकल कोई पूछे बिल्हड़ किसके दरबार में थे, तो विक्रमादित्य खष्ट के। विज्ञानेश्वर किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य खष्ट के। किस वंश के हैं? कल्याणी के। खूब पूछा जाता है। उनकी रचना का नाम है विक्रमांक चरित्र। तो इस विक्रमांक चरित्र में विक्रमादित्य है वो विक्रमादित्य खष्ट है, ना कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और विज्ञानेश्वर की जो रचना है वो जो है आपका मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर ने बताया कि पिता के जीवन काल में ही उनके पुत्रों के मध्य संपत्ति को बांट देना चाहिए ताकि विवाद ना रहे। तो विज्ञानेश्वर हो, चाहे वो जिमूत वाहन की दायभाग हो, चाहे वो हिमाद्री की रचना है, ये सब जो है एक तरह से कानूनी ग्रंथ हैं। इनमें कुछ न कुछ जो है समाज को संचालित करने वाले नियम कानूनों की जो है जानकारी मिलती है। तो बिल्हड़ जो था वो किसके दरबार में था? विक्रमादित्य खष्ट के। विज्ञानेश्वर किसके दरबार में था? विक्रमादित्य खष्ट के। देखिएगा भाई, इसके अलावा इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर तुला पुरुष दान यज्ञ किया। ये भी देखिए, किसने नर्मदा नदी के तट पर तुला पुरुष यज्ञ दान किया है? तो कौन है भाई? विक्रमादित्य खष्ट। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर तुला पुरुष दान यज्ञ किया है। इनके बारे में और देखिए, जय सिम्हा इनका सेनापति था। जय सिम्हा की मदद से इन्होंने आंतरिक और बाह्य दोनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तो जय सिम्हा शत्रु पर विजय। तो जय सिम्हा नामक सेनापति किसके दरबार में था? तो भाई केवल किसके राज्य में था? तो विक्रमादित्य खष्ट। विक्रमादित्य खष्ट में कोई भी देखिए सवाल बने, जो विक्रमांक देव चरित्र हैं इनको जो है में विक्रमादित्य खष्ट को चालुक्यों का राम कहा गया है। चालुक्यों का राम पूछा जाता है कि विक्रमादित्य खष्ट को चालुक्यों का राम किसने कहा है? तो बिल्हड़ ने अपने विक्रमांक देव चरित्र में। आपका नाम पढ़ना तो विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र, इसमें उन्होंने इनको चालुक्यों का राम कहा। विज्ञानेश्वर ने किताब लिखी मिताक्षरा, एक कानूनी ग्रंथ। इसमें मैंने आपको बताया है पिता के जीवन काल में संपत्ति पुत्रों के मध्य में बांट दिया जाए। जबकि जिमूत वाहन की जो किताब दाय भाग में उल्टा है, पिता के मरने के बाद संपत्ति का बंटवारा किया जाए। ठीक है, इसने नर्मदा नदी के तट पर तुला पुरुष दान यज्ञ किया है। इसने विक्रम चालुक्य संवत चलाया। देखिए भाई, और देखिए इसके द्वारा विक्रमपुर नामक नगर की स्थापना। तो इन्होंने विक्रमपुर नामक नगर की स्थापना की विक्रमादित्य ने। तो विक्रमपुर नामक आपका नगर बनाया और उस नगर में एक तरफ इसने जो है
आपका नगर में विष्णु मंदिर बनवाया, दूसरा इसने यहीं पर झील का निर्माण कराया। तो कोई भी सवाल विक्रमादित्य खष्ट पे आ सकता है, इसलिए मेरे सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है। जब आप पेपर देखेंगे हल करेंगे तो लगेगा कितना इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्हड़ किसके दरबार में था, कई बार पूछा गया है, विक्रमांक देव चरित। यह बिल्हड़ की रचना क्या नाम है, विक्रमांक देव चरित। किसको चालुक्यों का राम कहा गया है, विक्रमांक देव, विक्रमादित्य खष्ट। विज्ञान से किसके दरबार में था, विक्रमादित्य खष्ट। विक्रम चालुक्य संवत कब का है, 1000। उपाधियां मैंने आपको बता ही दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े भूल जाए, ये भूल जाए, ठीक है, उपाधियां भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर और आपका ये चालुक्य संवत, ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल विक्रमादित्य से बनता है। तो विक्रमादित्य को आप लोग देखिएगा तो कोई भी सवाल इसके बाहर नहीं रहेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं विक्रमादित्य के बाद सोमेश्वर तृतीय। इसकी उपाधि देखिए भाई, भूलोकमल, त्रिभुवनमल, सर्वज्ञ चक्रवर्ती, ये सब इनकी उपाधि है। तीनों पर भूलोकमल, त्रिभुवनमल और सर्वज्ञ चक्रवर्ती किसकी उपाधि है, सोमेश्वर थर्ड की। और सोमेश्वर इसके लिए नहीं जाना जाता है, कहा जाता है इसने भी भूलोक संवत चलाया था। भूलोक मल्ल संवत की शुरुआत की थी इसने। कब से तो डेट नहीं मिलता है शुरुआत। सोमेश्वर थर्ड, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम लोग केवल सोमेश्वर सर पढ़ रहे हैं, उस किताब का नाम है, देखिए भाई, सोमेश्वर थर्ड का मानसोल्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब। तो इसी के लिए मात्र इसको पढ़ा जा रहा है। मानसोल्लास जो है ये शिल्प शास्त्र की रचना है, शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है। पूछ सकता है कि मानसोल्लास किसकी रचना है, सोमेश्वर थर्ड के। आप देखेंगे तो कम से कम 2-4 बार यही सवाल पढ़ा जाता है। हम सोमेश्वर थर्ड इसीलिए पढ़ रहे हैं बस। दूसरा सोमेश्वर थर्ड में ये है, देखिए भाई, विक्रमांक का अभ्युदय, यानी कि इसने अपने पिता विक्रमादित्य थर्ड की जीवनी लिखी है। विक्रमादित्य खष्ट की जीवनी, ये भी देखिए भाई, इसकी रचना और है विक्रमांक का अभ्युदय। विक्रमांक का अभ्युदय, उसका विकास जो उत्पन्न किया था, तो ये सोमेश्वर थर्ड की रचना। ये इनके अपने पिता विक्रमादित्य खष्ट की एक जीवनी है, और जिस जीवनी को इसने जो है हर्षचरित की तरह, जैसे हर्षचरित लिखी गई है, गद्य में लिखी गई है और भागवाई लिखी गई है, उसी तरह ये लिखी गई है। ये किताब पाटन में मिली है, गुजरात के पाटन से प्राप्त हुई है। तो विक्रमांक का अभ्युदय किसकी रचना है, वो भी सोमेश्वर थर्ड की है। इसमें क्या था, ये अपने पिता विक्रमादित्य खष्ट की जो है जीवन चरित्र है, ये गद्य में लिखी गई है, हर्षचरित की मॉडल है, उसी के हिसाब के अनुसार लिखी गई। ये कभी, लेकिन ये 2 चीज अगर आप जानते हो, मेन ये, तो आपका सारा सवाल हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है। और लास्ट में शासक मिलेगा आपका सोमेश्वर चतुर्थ, एक लाइन अंतिम शासक। इस तरह से देखिए, जो कल्याणी के चालुक था वो हमारा पूरा कंप्लीट होता है। खुद आप देखिए, विक्रमादित्य खष्ट के अलावा सोमेश्वर थर्ड की एक किताब और सोमेश्वर फर्स्ट के द्वारा जो है आप लोगों ने जो उसका आहावमल उपाधि के साथ जो उसने जो है आपका उनको हराया, वो और खुद आत्महत्या की थी, वो पूछा जाता है। जो भी सवाल है सब इसी के अंदर ही रहेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पल्लव वंश।
फिर दक्षिण का एक महत्वपूर्ण वंश है पल्लव वंश। हम लोग इसको देखते हैं पल्लव वंश को। इस पल्लव वंश का जो सबसे पहला शासक है वो सिंह विष्णु। तो पल्लव वंश का जो पहला शासक है, देखिए उसका नाम सिंह विष्णु है। इस पर क्या क्या सवाल बनते हैं। यह इस वंश का संस्थापक है, सिंह विष्णु इस वंश का संस्थापक। सिंह विष्णु की दो उपाधियां हैं, देखिए भाई। एक है अवनी सिंह, अवनी सिंह इसकी उपाधि है। दूसरा उत्तरायण, ये भी इसकी उपाधि है। तो सिंह विष्णु की दो उपाधियां हैं, देखिए। एक तो अवनी सिंह, दूसरा पुत्ररायण। इस पर ये अवनी सिंह पे सवाल बन चुका है, और फिर पूछ सकते हैं कि अवनी सिंह किसकी उपाधि थी, तो सिंह विष्णु की। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। जो सिंह विष्णु है, देखिए भाई, ये वैष्णव मतानुयायी है, ये वैष्णव धर्म को मानने वाला है। और इसकी जानकारी कैसे मिलती है? इसने महाबलीपुरम में वराह मंदिर बनवाया है, वराह मंदिर का निर्माण किया है। इसने जो है आपका महाबलीपुरम में वराह मंदिर का निर्माण किया है। इसके दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध भारवी रहते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान का हम लोगों को नाम सुना होगा, भारवी। उनकी किताब का नाम है किरातार्जुनीयम। पूछ सकता है कि संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान जो भारवी थे वो किसके दरबार में रहते थे भाई? तो आंसर हो जाएगा आपका सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान भारवी रहते हैं। तो सिंह विष्णु पर यही दो सवाल बनते हैं। एक तो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये सवाल, तीसरा इसके संस्थापक पर भी सीधा पूछ सकता है, जिन पे नहीं बनता है। तो पल्लव वंश का संस्थापक आज के बाद कौन रहेगा? तो सिंह विष्णु। इसकी द्वारा जो मेन बातें हैं, एक उपाधि अवनी सिंह, दूसरा संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान जो है भारवी, इन्हीं के दरबार में थे। सिंह विष्णु पर कभी कोई सवाल आया तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। आगे देखिए भाई, महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु के पुत्र हैं। और इनको उपाधि देखते हैं हम लोग। इनकी उपाधि है मत्त विलास, विचित्र चित्र, सब इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं। गुणधर, चित्रकारी, चित्रकार बुद्धि, ये इनकी 5 उपाधियां हैं, जिनमें ये उपाधियां, 3 उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंदिर निर्माण के लिए है और ये चित्र निर्माण, जिनके चित्रों का भी बहुत बड़े चित्रकार भी थे। तो महेंद्र वर्मा के में मत्त विलास, विचित्र चित्र और गुणधर, इसकी 3 देखिए उपाधियां हैं, जिन पे सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट उपाधियां। अब महेंद्र वर्मन पे अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग महेंद्र वर्मन को देखें इनके बारे में, तो महेंद्र वर्मन के समय में हम लोग पढ़ चुके हैं चालुक्य और आपका पल्लव संघर्ष की शुरुआत होती है। चालुक्य पल्लव, आपको याद होगा, चालुक्य शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हीं महेंद्र वर्मन के समय में अटैक किया था और इनका उत्तरी भाग छीन लिया था। इस तरह से चालुक्य पल्लव की जो है संघर्ष की शुरुआत इन्हीं समय होती है।
दूसरा महेंद्र वर्मन देखिए, ये हर्षवर्धन के समकालिक थे, क्योंकि आपको पता है पूछा जाता है कभी कभी हम हर्षवर्धन के समकालिक कौन आपका शासक था, तो महेंद्र वर्मन भी है, कुछ समय नरसिंह वर्मन भी है। तो महेंद्र वर्मन हर्षवर्धन के समकालिक है। अगला देखिए भाई, ये प्रारंभ में जैन थे, ये प्रारंभ में जैन मतानुयायी थे, जैन मतानुयायी थे। कौन भाई? ये आगे चलकर अपर जो एक शैव, जब आप लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत का आपका भक्ति आंदोलन, तो वहां पर आप लोगों को पढ़ेंगे तो आप लोग आएगा अलवार और नैनार। भगवान वैष्णव को मानने वाले अलवार थे, भगवान शैव को मानने वाले आपका नैनार थे। तो अपर नामक शैव संत के प्रभाव में आकर इन्होंने शैव धर्म ग्रहण किया। शैव धर्म ग्रहण कर लिए। पूछा जाता है महेंद्र वर्मन किसके प्रभाव में आकर शैव धर्म ग्रहण किए थे, तो अपर, या अपर किसके समकालिक थे आज के बाद, तो महेंद्र वर्मन प्रथम इनके। अब अगर हम लोग देखें, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं महेंद्र वर्मन खुद। इनके द्वारा दो रचना है, एक है मत विलास प्रहसन, एक ही नाम है, देखिए, दूसरा है आपका मत विलास प्रहसन। इस रचना में इन्होंने बौद्धों, कापालिकों, बौद्ध धर्म और कापालिक जो भगवान आपका शैव धर्म का तांत्रिक रूप था, कापालिक धर्म, इन दोनों का मजाक उड़ाया है, मानने वाले को मजाक उड़ाया किताब में। इसके अलावा न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार की भी चर्चा की, किस तरह से न्याय व्यवस्था में जो है भ्रष्टाचार था, इसकी भी ये चर्चा करते हैं। इसके अलावा इनकी एक और रचना है भागवत रज्जुक, ये इनकी रचना है। तो मत विलास प्रहसन इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो पल्लव चालुक संघर्ष की शुरुआत हो रही है, हर्षवर्धन के समकालिक हैं, शैव धर्म अपर के प्रभाव में उन्होंने शैव धर्म ग्रहण कर लिया है, विद्वान व्यक्ति हैं, वो हम देख ही रहे हैं। इन सब के अलावा हम लोग इनमें और देखें तो ये संगीतज्ञ भी थे, संगीतज्ञ हैं, ये कवि भी हैं और चित्रकार भी हैं। तो हम लोग पल्लव कला पढ़ेंगे तो देखेंगे इनके चित्र जो है जैन धर्म से संबंधित शुरुआती जो चित्र हैं और श्वेत मसल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। तो ये कलाकार भी हैं, कवि भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं। इन्होंने रुद्राचार्य जी से संगीत सीखा है, संगीत सीखा। तो इस तरह से ये एक विद्वान व्यक्ति हैं, कवि हैं, चित्रकार। इनको उपाधि हम लोग देखेंगे, ये देखिए चित्रकार पुत्री, ये अगर हम लोग और देखें इनमें एक तरह से निर्माता भी हैं। ये कहा गया है कि पहली बार पत्थरों को काट कर उस पर मंदिरों के निर्माण की जो शुरुआत थी, इसके लिए एक शैली आई महेंद्र वर्मन शैली। जब हम लोग अभी पल्लव कला पढ़ेंगे तो उसमें पल्लव कला में महेंद्र वर्मन शैली है, नरसिंह वर्मन शैली है, राज सिंह शैली है, नंदीवर्धन शैली है, अपराजित शैली है। अलग अलग शैलियाँ हैं। अलग अलग समय में कहीं पर पत्थर को काट कर मंदिर बनते, कहीं पर मंडप और रथ बनेंगे, कहीं पर खुले में आसमान में बने, कहीं पर ईंट पत्थर मिला के मंदिर में। अलग अलग शैलियों में अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो है एक निर्माता है और इसने जो है महेंद्र वर्मन शैली, ये क्या सब आगे पढ़ेंगे जब हम लोग कला एंड संस्कृति वाला टॉपिक है, जो मेन सब दोनों किताबों इसको पढ़ेंगे। तो महेंद्र वर्मन शैली के ये जनक हैं। महेंद्र वर्मन शैली में यही था कि पत्थर जो था, चट्टाने थी, पत्थर की जो चट्टाने हैं, चट्टानों को काटकर मंदिरों का खुले में मतलब मंदिरों का निर्माण करना। तो महेंद्र वर्मन शैली की शुरुआत जो थी वो महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से कोई भी सवाल, इसको देखिए, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो इन पर बनता है
ये 3 उपाधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। मत विलास प्रहसन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी रचना है और इसमें क्या है, बौद्ध और कापालिक का मजाक उड़ाया गया है, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इन सब पे भ्रष्टाचार, इन सब पे बात उठाई गई है। तो ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको जानना है। महेंद्र वर्मन के बाद देखते हैं और आगे देख लेते हैं नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम, अगर हम लोग नरसिंह वर्मन प्रथम में है तो नरसिंह वर्मन प्रथम की हम लोग 3 उपाधियां हैं। एक तो महामल या मामल, देखिए, दूसरा आपका वातापी कोंड, तीसरा हम लोग देखेंगे वो है महाराज। 3 उपाधियां, महामल या मामल। तो महामल को तो बहुत महान पहलवान, तो पहलवान व्यक्ति था ये, तो इसको महापल या महामल या मामल कहा जाएगा। अभी इसके नाम से खुद आपका जो है कला शैली डेवलपमेंट होगी, मामल कला शैली, जिसके अंतर्गत जो है मंडप और रथों का निर्माण किया जाएगा। सप्त पैगोड़ा है, इनमें यद्यपि 8 रथ है, लेकिन उसका नाम है सप्त पैगोड़ा। उसमें द्रौपदी रथ, युधिष्ठिर, बहुत सारे रथ, सबसे छोटा द्रौपदी है, सबसे बड़ा धर्मराज, युधिष्ठिर, वो सब अलग अलग रथों की अलग अलग खासियत है। कौन चैत्याकार है, कौन बिहार का कार, कौन खुले में, किसमें मूर्तियां हैं, किसमें मूर्तियां नहीं है, वो सब हम लोग कला एंड शैली का टॉपिक है। तो इस तरह हम लोग देखें तो महामल या मामल किसकी उपाधि थी आज के बाद, तो नरसिंह वर्मन की। इस तरह से वातापी कोंड, आपको याद होगा पल्लव और चालुक्य संघर्ष की शुरुआत जो थी महेंद्र वर्मन के समय में हो गई थी। महेंद्र वर्मन के ऊपर जो है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य, वातापी के चालुक्य ने आक्रमण किया था, उसने इसका उत्तरी भाग छीन लिया था। इसका बदला लेने के लिए भी देखिए नरसिंह वर्मन आएगा और इसने जो है न केवल पुलकेशिन द्वितीय को हराया, अभी तो वातापी को पूरा नष्ट कर दिया, उसकी राजधानी किसी इसकी उपाधि वातापी कोंड। और थर्ड है महाराज, ये महाराज उपाधि उसको हेनसांग ने दी थी, ध्यान रखिएगा, हेनसांग ने दी। इसका मतलब जो महाराज उपाधि हेनसांग ने दी थी। हेनसांग कांची आया था, कांची जब हेनसांग आया तो नरसिंह वर्मन के दरबार में ही रहा। तो इस तरह से पूछ सकता है कभी तो हेनसांग दक्षिण में किस पल्लव शासक के दरबार में रहता है, तो जब कभी हेनसांग की बात आ जाए तो वो नरसिंह वर्मन प्रथम था और यहीं पे कांची में रहता है, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है और यहीं पर उसके द्वारा जो है यहाँ के शासक जो है नरसिंह वर्मन प्रथम को आपको महाराज की उपाधि भी दी जाएगी। तो महाराज उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम की है। वातापी कोंड क्यों पड़ी, सबका नाम मैंने आपको बता दिया। अब ये जो नरसिंह वर्मन है ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है, सबसे प्रतापी शासक है। इसके समय में शिरोतोंड ये इसका सेनापति था। इसी की सहायता से नरसिंह वर्मन के द्वारा जो है इसकी सहायता से और प्लस श्रीलंका के शासक मानवर्मन, श्रीलंका से हटा भगा दिया गया था मानवर्मन की मदद से। इन दोनों का रोल था, सितोरोड का और मानवर्मन, इनकी मदद से इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। ध्यान रखिएगा, इसको उसने पराजित किया, पराजित ही नहीं किया, उसकी जो राजधानी वातापी को नष्ट किया, नुकसान पहुंचाया, इसलिए इसकी उपाधि हो गई वातापी कोंड। तो जब इसने जो विजय प्राप्त की चालुक्यों के विरुद्ध तो उसमें 2 शिरोतोंड और श्रीलंका शासक मानवर्मन ने मदद की।
चूंकि श्रीलंका शासक मानवर्मन खुद भग के अपदस्थ होकर आया था, आता है जो है नरसिंहवर्मन का जो अगला योगदान था, देखिएगा अगला योगदान यही है, जानकारी मिलती है। देखिए कासक्कुडी अभिलेख और आपका महावंश, जहाँ पे दीपवंश महावंश श्रीलंका की जानकारी मिलती है। इसमें यही है कि नरसिंहवर्मन ने मानवर्मन को पुनः मदद की और मानवर्मन को पुनः श्रीलंका गद्दी में बैठाया। इस तरह का देखा जाए तो कासक्कुडी और महावंश में जानकारी मिलती है कि मानवर्मन ने जो इसकी साथ मदद की थी चालुक वंश के खिलाफ, इसने उसकी मदद की और एक बड़ी सेना लेकर श्रीलंका में इसके साथ गया। श्रीलंका का जो शासक उसको हटाया, उसके यहाँ पे मानवर्मन गद्दी पर बैठाया। श्रीलंका में इसका मित्र राष्ट्र जो था वो गद्दी में देखिए बैठ जाता है। अब आपको पता है अगला देखिए टॉपिक सवाल ये है, इसके द्वारा मामल्ल शैली का विकास किया जाएगा और इस मामल्ल शैली में लोग आगे देखेंगे पत्थरों को काट कर मंडप और रथ का निर्माण होगा। रथ में सब पैगोड़ा सब आगे आएगा। तो इस तरह से नरसिंहवर्मन के द्वारा मामल्ल शैली का विकास के इसके अंतर्गत मंडप और रथों का निर्माण होगा। मंडप और रथ को क्या है हम इनको आगे देखेंगे। इस तरह से देखिए जो हमारे सामने टॉपिक कंप्लीट होता है नरसिंहवर्मन। नरसिंहवर्मन में हम लोग अगर देखें तो इसकी उपाधि पर सवाल बन सकता है। देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। बाकी किसकी मदद से ये भी जाने रहिए और मामल्ल शैली का जनक है। हम लोग कला स्थापत्य पढ़ते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट शैली है, इसको हम लोग वहाँ पढ़ाया जाता है। तो एक जाने रहिए, कम से कम इसमें मेन वो आपको उपाधियों पर ही अपना ज़्यादा एनर्जी लगाइए, क्योंकि ये बहुत कम सवाल बात आपकी उपाधि में अपने आप ये वहाँ आ जाएगा, मतलब कोई जानकारी नहीं। अब इस वंश का एक और महत्वपूर्ण शासक है नरसिंहवर्मन द्वितीय। देखिए नरसिंहवर्मन द्वितीय है, अगर हम लोग इसकी उपाधि पे देखें राजसिंह, आगमप्रिय और शंकर भक्त, तीन इसकी इंपॉर्टेंट आपका तीनों इसकी उपाधियां हैं। इसमें इसके राजसिंह उपाधि जैसे इसके द्वारा एक जो शैली डेवलपमेंट होगी वो राजसिंह शैली कहलाती है। इस तरह का हम लोग देखें तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ये तीन उपाधियां हैं, वो एग्जाम के हिसाब से तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी पूछ सकती है। राजसिंह किसकी उपाधि थी? नरसिंहवर्मन द्वितीय की। आगमप्रिय किसकी उपाधि है? नरसिंहवर्मन द्वितीय की। शंकर भक्त किसकी उपाधि है? नरसिंहवर्मन द्वितीय की। अब जो नरसिंहवर्मन द्वितीय है देखिए ये तीन की उपाधियां हो गई। और यही पर अगर हम लोग देखें नरसिंहवर्मन द्वितीय के बारे में, ये शंकर जी के भक्त थे। ये स्वयं को महेश्वर शिव का पूर्ण अवतार कहते थे। तो कौन स्वयं को शिव का शंकर का पूर्ण अवतार कहता था? आज पर सवाल आ जाए तो आज के बाद आंसर होना चाहिए आपका नरसिंहवर्मन द्वितीय। ये स्वयं को शंकर का पूर्ण अवतार यानी शंकर का पूर्ण अवतार कहते थे। और इनके दरबार में दंडिन नामक विद्वान रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याकरणाचार्य हैं, विद्वान रहते थे। काव्यादर्श नाम लिखा है। तो इसके बाद दंडिन किसके दरबार में थे? दंडिन किसके दरबार में रहते थे? तो आपका आंसर होना चाहिए भाई नरसिंहवर्मन द्वितीय। अब जो नरसिंहवर्मन द्वितीय है देखिएगा
इनकी जो शैली डेवलपमेंट होगी उसे कहा जाएगा राजसिंह शैली। ये कला स्थापत्य की शैली है। और इनमें दो देखिए भाई, एक कांची का कैलाश मंदिर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है, मंदिर का निर्माण। इसके सामने लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कहीं पूछते हैं तो कृष्ण फर्स्ट था, और वंश कौन था, वो राष्ट्रकूट। कांची का कैलाश मंदिर पूछे तो उसका आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, और शैली कौन सी होगी, राजसिंह शैली। उसी तरह से महाबलीपुरम का तटीय या शोर मंदिर, ये भी पूछा जाए आज के बाद। किसका था, तो नरसिंह वर्मन सेकंड का। तो नरसिंह वर्मन सेकंड में ये जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखिए भाई, तो नरसिंह वर्मन सेकंड है, इसके द्वारा और क्या किया गया था, चीन में दूत भेजा गया। आज के बाद पूछे वह कौन पल्लव शासक था जिसने चीन में अपना दूत भेजा था, चीन में, तो आंसर रहेगा आपका आज के बाद नरसिंह वर्मन सेकंड। और इसने चीन में दूत भेजा। जो भी बौद्ध व्यक्ति थे, बौद्ध विद्वान थे, उनको भारत में रहने के लिए जो चीनी लोग थे, नागपट्टिनम में चीनी बौद्ध विहार का निर्माण। देखिए, तो किसने चीन में अपना दूत भेजा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसने चीन के बौद्धों को रहने के लिए चीनी बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये चीनी बौद्ध विहार कहाँ है, बनाया गया नागपट्टिनम में। और इस चीनी बौद्ध विहार को देखिएगा चीनी पैगोडा भी कहा गया, चीनी पैगोडा। ये भी देखिए सवाल, चीनी पैगोडा कहाँ बनाया गया था, नागपट्टिनम में। तो कोई भी सवाल देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय पे आएगा तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए परमेश्वर वर्मन द्वितीय। तो ये है सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक है। मतलब क्या है, जो सिंधु विष्णु के द्वारा जो पल्लव वंश की स्थापना की गई थी, उस वंश का अंतिम शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। इसके बाद बलवर्मा जो था, दूसरा व्यक्ति है, उसकी शाखा जो है या उसके वंश के लोग गद्दी पे बैठते हैं। आगे हमारा आ जाएगा बलवर्मा शाखा। इसमें हम लोग देखें तो नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, दंती वर्मन, अपराजित, लास्ट नाम रहेगा आपका कंपवर्मा। देखिए कंपवर्मा, बस। अपराजित अंतिम महत्वपूर्ण शासक है। इसके बाद एक शैली इसकी डेवलप की थी, अपराजित शैली। अंतिम महत्वपूर्ण शासक कहीं पूछे आज के बाद पल्लव वंश का, आंसर है अपराजित। अंतिम शासक पूछे, विकल्प में कभी कंपवर्मा दिया रहे तो कंपवर्मा होगा। ये देखिए दंती वर्मा था, देखिएगा ये, इसकी उपाधि थी पल्लव कुलभूषण। और ये जो है दंत दुर्ग की पुत्री रेवा का पुत्र था।
जो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग था उसकी पुत्री रेवा का पुत्र था दंतीवर्मन, और ये पल्लव कुलभूषण के नाम से भी इसको जाना जाता था दंतीवर्मन को, और ये स्वयं को विष्णु का अवतार कहता था, विष्णु का अवतार। ये देखिए बस क्रम से ले लेते, छोटा छोटे हैं, एक दो लाइनें इसलिए हमने नीचे से ले लिया। तो अंतिम शासक उसके बाद तो पंपवर्मा। अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित। दंतीवर्मन। कौन सा चालुक्य शासक की मां का जो थी वो राष्ट्रकूट थी, वो दंतीवर्मन। विष्णु का अवतार कौन कहलाता था, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कौन पहला शासक विष्णु का अवतार कहलाता था, वो आपको हो जाएगा, ठीक है, दंतीवर्मन। अभी आपने नरसिंहवर्मन सेकंड को पढ़ा था और आपने खुद देखा था, वो जो है अपने आप को जो है आपका उनका भगवान शिव का अवतार कहा करते थे। अब देखिए जो नंदीवर्मन द्वितीय है, ये देखिए ये वैष्णव मत अनुयायी हैं, वैष्णव मत को मानने वाले हैं। तिरुमंगई, तिरुमंगई नामक जो आपका अलवार संत थे, अलवार संत इन्हीं के समय थे। तो तिरुमंगई नामक अलवार संत किसके समय में थे, कोई आज की बात पूछे तो नंदी वर्मन द्वितीय के समय थे। और इन नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है एक नंदी वर्मन शैली का विकास किया गया है। इसमें देखें, इसमें कांची में मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, और कांची में वैकुंठ पेरुमल मंदिर। खूब इंपॉर्टेंट सवाल है। नंदीवर्मन द्वितीय किस वंश, किस धर्म को मानते थे, वैष्णव मत। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरुमंगई नामक अलवार संत किसके दरबार में रहता था, तो नंदीवर्मन द्वितीय। कांची का मुक्तेश्वर वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नंदीवर्मन द्वितीय। किस शैली के थे, तो नंदीवर्मन शैली के थे। देखिए सामने आता है नंदीवर्मन द्वितीय। नंदीवर्मन द्वितीय में देखें तो ये देखिए भाई शैव मतानुयायी थे, शैव मतानुयायी। इनके समय में आपका पेरुम देवनार नामक तमिल विद्वान इनके दरबार में रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसने पेरुम देवनार ने भारत वीणवा नामक किताब लिखी। तमिल में आपका ये महाभारत का अनुवाद है, भारत वीणवा। इसको किसने किया है, पेरुम देवनार ने। तो पेरुम देवनार नामक महत्वपूर्ण तमिल विद्वान किसके दरबार में रहता था, तो नंदीवर्मन द्वितीय। तो नंदीवर्मन द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इस पर सवाल बनता था। ये सारे देख लेते हैं। अब यही से पूरा पल्लव वंश खत्म होता है। आपको देखिए एक एक क्वेश्चन बनता है। आप लोग देखें तो 4 विद्वान हैं, जैसे भारवी किसके दरबार में थे, तो सिंह विष्णु। दंडी किसके दरबार थे, दंडी किसके दरबार में थे, तो नरसिंहवर्मन सेकेंड। अब हम लोग देखें तिरुमंगई किसके दरबार में है, तो नंदीवर्मन द्वितीय। पेरुम देवनार किसके दरबार में है, तो नंदीवर्मन द्वितीय। तो 4 महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, जो कि जिनको संरक्षण प्राप्त हुआ पल्लव वंश में, वो हम कम से कम जाने रहे। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर देखिएगा। कांची का कैलाश मंदिर या कांची का महाबलीपुरम का तटीय यशोर मंदिर नंदीवर्मन सेकंड का था। इसके अलावा कांची का वैकुंठ पेरुमल मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर नंदीवर्मन द्वितीय का है। रथ एवं मंडप जो किसका है, नरसिंहवर्मन सेकंड के थे। क्योंकि जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, कोई भी सवाल इसके बाहर नहीं रहेगा। इसके ऊपर बढ़िया से पढ़िएगा, और लगभग जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है। किसी किताब में पढ़ेंगे तो घूम फिर के सब यही या इससे कम या इससे थोड़ा ज्यादा या इसी के आसपास मिलेगा, और एक क्रम से आपके पास सब चीज मिलेगा। इसको अच्छे से हल करिएगा, सारे सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण है,
चोल वंश होगा। हम लोग चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे चोल वंश। धन्यवाद।